बताएंगे जनाब साहब कि हमारे आखिरी लेक्चर में क्या चल रहा है। मैं अगर अपनी स्पेसिफिकेशंस को फॉलो करूं तो जरा प्लीज सुनिएगा क्या लिखा है। कहता है जी, एनालाइज द ग्राफ्स of the variation with time of potential difference or charge and current for a capacitor that is discharging through what? Discharging through a resistor. तो बेसिकली हम इलेक्ट्रिकल फिजिक्स में क्या पढ़ रहे थे? कैपेसिटर्स पढ़ रहे हैं और कैपेसिटर्स की क्या कर रहे हैं? डिस्चार्जिंग थ्रू व्हाट? डिस्चार्जिंग थ्रू अ रेजिस्टर पढ़ाया जा रहा था। ये जो मैंने आपको डिस्चार्जिंग थ्रू अ रेजिस्टर पढ़ाया है, इसके अंदर क्या कॉन्सेप्ट चल रहा था जनाब साहब? आई थिंक सीधे सीधे पहले तो मैंने थोड़ा कॉम्प्लेक्स सर्किट बनाने की कोशिश की, लेकिन उसमें से मैंने फिर अल्टीमेटली कौन सा वाला पीस ले लिया जिसमें एक कैपेसिटर था कनेक्टेड विद अ रेजिस्टर था। मैंने कहा उस वक्त क्या होगा, मैं उसके क्विक रिवीजन करा देता हूं। देयर वाज द रेजिस्टर ऑफ फिक्स्ड रेजिस्टेंस, देयर वाज द कैपेसिटर ऑफ फिक्स्ड कैपेसिटेंस। जब आपने इनका स्विच ऑफ था ऑन किया, व्हाट हैपेंस देन? बेसिकली जो कैपेसिटर के ऊपर चार्ज स्टोर होता है, इधर प्लस क्यू इधर माइनस क्यू, और जो इसके अक्रॉस वोल्टेज डेवलप्ड होता है, उसने क्या करना स्टार्ट किया? चार्ज ने यहां से ट्रेवल होना स्टार्ट किया। चार्ज ने रेजिस्टर के थ्रू क्या किया जनाब साहब? ट्रेवल हुआ। ये क्या जा रहा है? ये हमने करंट ड्रॉ कर लिया। एक बात बताइए, यहां जो चार्ज स्टोर्ड ऑन द कैपेसिटर है और जो वोल्टेज डेवलप्ड अक्रॉस द कैपेसिटर है, इनका आपस में क्या सीन है? इनका आपस में, बस मैं दे देता हूं थोड़ी देर में, इनका आपस में क्या सीन है? हाँ जी, इनका आपस में डायरेक्ट प्रोपोर्शन है या एक फेरेड्स लॉ वाला क्या फॉर्मूला है? Q इज इक्वल टू CV वाला कॉन्सेप्ट है। अच्छा, और अगर आप कहते हैं सर C कांस्टेंट है, बल्कि कैसे करें? Q इज प्रोपोर्शनल टू V है, फिर Q इज इक्वल टू CV है। ओके, यहां क्या कॉन्सेप्ट है? यहां V इज प्रोपोर्शनल टू I है और V इज इक्वल टू IR है। ये कौन सा लॉ है? ये आपका फेरेड्स लॉ है, जो किस पर अप्लाई होता है? कैपेसिटर पर। ये आपका कौन सा लॉ है? ओम्स लॉ है, जो किस पर अप्लाई होता है? रेजिस्टर पर। जब आपने इन दोनों को कनेक्ट किया है तो कैपेसिटर क्या कर रहा है? इन दिस सर्किट कैपेसिटर क्या बिहेव कर रहा है? कैपेसिटर बिहेव्स एज अ बैटरी नाउ, कैपेसिटर बिहेव्स एज अ पावर सप्लाई नाउ। कैपेसिटर में क्या होता है? इसके एक टर्मिनल से चार्ज दूसरे टर्मिनल तक ट्रेवल होता है, तो ये चार्ज प्रोवाइडर है। अभी इसके ऊपर चार्ज स्टोर था ना, जो चार्ज इसने चार्जिंग के दौरान अपने ऊपर स्टोर किया था, अब वो चार्ज ये डिस्चार्जिंग के दौरान क्या करेगा? अपने एक एंड से दूसरे एंड तक ट्रेवल करवाएगा। इसमें किसी को मसला है? लेकिन एक मसला है बैटरी में और कैपेसिटर में। एक मसला क्या है? बैटरी का क्या सीन है? बैटरी प्रोवाइड करता है क्या? उसके भी पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल तक करंट जाता है, उसके भी पॉजिटिव टर्मिनल से चार्जेस निकलते हैं और नेगेटिव टर्मिनल पर चार्जेस जाते हैं। यहां भी पैरेलल प्लेट की पॉजिटिव प्लेट में से चार्जेस निकलेंगे और नेगेटिव प्लेट की तरफ चार्जेस जाएंगे। लेकिन एक बुनियादी फर्क क्या है कि बैटरी प्रोवाइड्स अ कांस्टेंट सप्लाई ऑफ वोल्टेज। क्या? बैटरी का जो वोल्टेज होता है वो क्या होता है? वो कांस्टेंट होता है। अब बैटरी का वोल्टेज कांस्टेंट क्यों होता है? ये जब मैं आपको केमिस्ट्री में आजकल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में वोल्टेज सेल या गैल्वेनिक सेल पढ़ा रहा हूं, तो वो सेल असल में अल्टीमेटली क्या बनेगा? बैटरी। तो जब मैं सेल की बैटरी बनाऊंगा तो आप वहां देख लेंगे कि वो वोल्टेज क्या होता है? उसका वोल्टेज थ्रू आउट द वर्किंग कांस्टेंट रहता है। तो जो हम बैटरी लगाते हैं, जो हम सेल पढ़ते हैं नॉर्मली, वो क्या करते होते हैं? फिजिक्स का जवाब देने लगा अभी। बैटरी या सेल, इट प्रोवाइड्स क्या? अ कांस्टेंट सप्लाई ऑफ वोल्टेज। कांस्टेंट सप्लाई ऑफ वोल्टेज बोलूं या कांस्टेंट वोल्टेज, इट प्रोवाइड्स अ कांस्टेंट वोल्टेज। लेकिन यहां क्या हो रहा है? कैपेसिटर कांस्टेंट वोल्टेज नहीं प्रोवाइड करता। क्यों? क्योंकि जब उसके सरफेस से चार्ज निकल कर इधर जाता है, जब उसके सरफेस से चार्ज कम हो जाता है, तो भाई फिर उसके सरफेस के ऊपर या उसके क्रॉस जो वोल्टेज है तो वो भी क्या हो जाता है? अगर मेरे को उसका चार्ज कम हो गया तो उसका V भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो जब उसका V कम हो जाएगा तो वैसे पूरे सर्किट का अगर V कम हो गया तो I भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो जो चार्ज जा रहा होगा वो चार्ज, मतलब इनफैक्ट हमने यहां कल क्या पढ़ा
कि सर जब डिस्चार्जिंग हो रही होती है तो क्या होता है, हर चीज ही क्या हो रही होती है, चार्ज जो ट्रेवल कर रहा है पूरे सर्किट में वो भी क्या करता है, वो भी कम होता है, करंट जो ट्रेवल करता है इस सर्किट में वो भी कम होता है, पोटेंशियल डिफरेंस जो कैपेसिटर प्रोवाइड कर रहा है या पोटेंशियल डिफरेंस जो रेजिस्टर के अक्रॉस ड्रॉप हो रहा है वो भी क्या हो रहा है, कम, मतलब जो प्रोवाइडर कम प्रोवाइड करेगा तो कंज्यूमर कम ही कंज्यूम करेगा। ये तीनों चीजें वक्त के साथ साथ क्या होती हैं, डिक्रीज। किस तरीके से डिक्रीज, एक्सपोनेंशियल तरीके से डिक्रीज। और इनके एक्सपोनेंशियल तरीके से जो डिक्रीज का इक्वेशन है वो इक्वेशन क्या है, वो इक्वेशन इज समथिंग लाइक x इज इक्वल टू x नॉट e की पावर माइनस टी ओवर सी आर। अब इसमें x कौन है, x कैन बी एनीथिंग, x कैन बी चार्ज, x कैन बी वोल्टेज, x कैन बी करंट। तो इफ x इज चार्ज द इक्वेशन बिकम्स लाइक दिस, ठीक है। और यू मे कॉल इट y इज इक्वल टू y नॉट, x ना लिखें, क्या लिखें जी, y इज इक्वल टू y नॉट e की पावर माइनस x ओवर सी आर। अब y कौन है, चार्ज, x कौन है, ये तो बिल्कुल मैंने नहीं लिखनी है, मैथ्स नहीं लिख रहा जी, ये इक्वेशन भी आपने पढ़ी हुई है, v इज इक्वल टू v नॉट e की पावर माइनस टी ओवर सी आर, ये भी पढ़ी हुई है, i इज इक्वल टू i नॉट e की पावर माइनस टी ओवर सी आर, ये भी पढ़ी हुई है। इनमें आपको मालूम है कि मैं किस किस को वेरिएबल समझता हूं। यहां ये चार्ज क्या है, चार्ज इज वेरिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यहां v क्या है, वोल्टेज इज वेरिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यहां I क्या है, करंट इज वेरिंग विद रिस्पेक्ट टू क्या, टाइम। बाकी जो कुछ भी इक्वेशन का हिस्सा है वो आपको मालूम है कि E इज फॉर अब स्पेशल बेस, E की पावर माइनस इज फॉर एक्सपोनेंशियल डिक्रीज, एंड देन दो चीजें कांस्टेंट है। कौन कौन कांस्टेंट है, इसका जो कोफिशिएंट है वो क्या है, तो मतलब जो भी उसकी इनिशियल मैक्सिमम वैल्यू है वो ग्राफ का टॉप आता है। ये भी क्या है सर, ये भी ग्राफ का एक टॉप है। ये क्या है, ये भी ग्राफ का मैक्सिमम इनिशियल मैक्सिमम पॉइंट है। तो ये कांस्टेंट्स आ गए। कुछ और भी कांस्टेंट, क्या कांस्टेंट सर, इक्वेशन में जो टाइम के नीचे जो सी आर है वो क्या है, वो भी कांस्टेंट है। ये कौन सा कांस्टेंट है, इसका असल में नाम क्या है सर, इसका असल में नाम टाइम कांस्टेंट है। क्या नाम है जी, मेरे कल के लेक्चर में ये टॉपिक चल रहा था, एंड मैंने कहा किया, मैंने कल का लेक्चर अपना टाइम कांस्टेंट पर एंड किया था। यार ये नीचे जो ये क्या है, ये मैक्सिमम्स है। जैसे ना वो हमारे पास वो x इज इक्वल टू x नॉट साइन ओमेगा टी होता था, v इज इक्वल टू v नॉट कॉस ओमेगा टी होता था, फिर a इज इक्वल टू माइनस a नॉट साइन। तो जो x नॉट v नॉट a नॉट वो क्या था, ग्राफ्स के मैक्सिमास, कि ग्राफ की मैक्सिमम क्या वैल्यू है। यहां पर भी q नॉट और v नॉट और i नॉट ये क्या है, ग्राफ्स की मैक्सिमम इनिशियल वैल्यूज, क्या मैक्सिमम इनिशियल वैल्यूज है। इसमें कोई रॉकेट साइंस की कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम किधर है, हमें है प्रॉब्लम सर वो जो t के नीचे डिनोमिनेटर है ना, t इज द मेन वेरिएबल, इट हैज अ कांस्टेंट डिनोमिनेटर, दैट डिनोमिनेटर इज क्या, एक्चुअली द प्रोडक्ट ऑफ कैपेसिटेंस एंड रेजिस्टेंस। कैपेसिटेंस इज मेजर्ड इन फैराड्स, रेजिस्टेंस इज मेजर्ड इन ओम्स, बट देयर प्रोडक्ट इज मेजर्ड इन सेकंड्स। c और r का सर जी वो कहां से किधर से ताल्लुक निकल आया है जी, वो कैपेसिटेंस रेजिस्टेंस कौन सी दुनिया की फिजिक्स है और टाइम कौन सी दुनिया की फिजिक्स है, लेकिन उनको मल्टीप्लाई करो तो क्या निकलता है। मैंने कल किया था कहीं, कैपेसिटेंस की जगह नहीं Q ओवर V और R की जगह V ओवर I, और V और V कट गया था, पीछे क्या बचा था, और Q ओवर I हमारी नॉर्मल ओ लेवल की फिजिक्स के मुताबिक क्या है, HT, तो टाइम के बराबर है वो। कांस्टेंट क्यों कहा था इसको, C कांस्टेंट है, R कांस्टेंट है, तो उनका प्रोडक्ट भी क्या होगा, एक तो वो उस वजह से कांस्टेंट है और एक और कांस्टेंट है। सर इक्वेशन का ये वेरिएबल नहीं है, इक्वेशन का वेरिएबल ऊपर वाला t है, नीचे वाला t वो तो t है ही नहीं, वो तो टा है, ठीक है। अब अगर नीचे वाला t नहीं टा है तो हमने इक्वेशन क्या कर दी थी जी, हमने कहा इक्वेशन इज समथिंग लाइक q इज इक्वल टू q नॉट e की पावर माइनस t ओवर टा, v इज इक्वल टू v नॉट e की पावर, ऊपर t है नीचे है, खैर जो भी है। अब यहां से आगे हमने क्या मसला निकाला, हमने कहा जो टा है ये कौन है, कांस्टेंट है,
इसकी एक फिक्स्ड मतलब इस वक्त मैं कहूँ जी इसकी वैल्यू मैंने कल कितनी बोली थी, शायद 100 माइक्रोफेरेड, इसकी कितनी बोली थी 10 किलो ओम्स, तो इनका प्रोडक्ट कितना निकला था 1 सेकेंड। नाउ व्हाट इज दैट 1 सेकेंड, 1 सेकेंड की क्या सिग्निफिकेंस थी यहां, आपने आखिरी जुमला क्या लिखा हुआ है, एक्सप्लेन व्हाट हैपेंस व्हेन टाइम कांस्टेंट या व्हेन टाइम इक्वल्स टाइम कांस्टेंट, मतलब व्हेन t इक्वल्स स्टार, जब t इक्वल स्टार हो जाएगा तो क्या होगा सर जी, ऊपर वाली और नीचे वाली वैल्यू, ऊपर वेरिएबल है ना, वो टाइम तो गुजरेगा, टाइम अगर 1 सेकेंड गुजर गया तो टाइम 1 सेकेंड गुजरने से क्या होगा सर, वो जो सर्किट के अंदर डिस्चार्जिंग सर्किट के अंदर जो चार्ज है इट विल ड्रॉप बाय व्हाट, इट विल डिक्रीज टू 1/e ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। क्या सिर्फ चार्ज डिक्रीज होगा टू 1/e ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू, सर जी वोल्टेज भी डिक्रीज करेगा टू व्हाट, टू 1/e ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू, करंट भी डिक्रीज करेगा सर्किट में क्या, टू 1/e ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। तो आपने जो कल लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, आपने कल सिर्फ इस हिसाब से बात की है कि Q इज इक्वल टू Q नॉट e की पावर t जो है वो टा के बराबर हो गया, तो क्या हो जाएगा वो Q इज इक्वल टू Q नॉट e की पावर -1, Q इज इक्वल टू 1/e टाइम्स Q नॉट, या Q इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1/3 टाइम्स Q नॉट। वही काम अगर मैं यहां पे करूं कि सर इट्स नॉट जस्ट द चार्ज दैट इज डिक्रीजिंग एक्सपोनेंशियली, एक्चुअली द वोल्टेज इज आल्सो डिक्रीजिंग एक्सपोनेंशियली, तो क्या करूं, कल का लेक्चर यहां खत्म हुआ है, वहां से आगे अब मैं यहां आ गया हूं कि सर व्हाट विल हैपन, v इज इक्वल टू v नॉट e की पावर टाइम कितना हो गया नीचे वाले जितना, तो क्या होगा v इज इक्वल टू v नॉट e की पावर -1, v इज इक्वल टू 1/e टाइम्स v नॉट, या v इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू, आपको मतलब पता है ना e की वैल्यू 2.718, तो राउंड करो तो 2.72 या 2.7 या 3, तो 1/3 टाइम्स v नॉट। और अगर आप यहां आ जाते हैं तो यहां भी सर जी वही बात होगी, I इज इक्वल टू आई नॉट, टाइम कितना हो गया है, ऊपर वाला वेरिएबल 1 सेकेंड हो गया है, मतलब नीचे वाले जितने सेकंड्स हो गए हैं तो कट जाएंगे, क्या बचेगा, I इज इक्वल टू आई नॉट e की पावर -1, I इज इक्वल टू 1/e टाइम्स आई नॉट, या I इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1/3 ऑफ आई नॉट। तो आपने कल जो जुमले लिखे हैं मैं उसके 3 जुमले लिखवाना चाहता हूं। आपने एक जुमला क्या लिखा जी, आखिरी सवाल था, एक्सप्लेन व्हाट हैपेंस व्हेन टाइम कांस्टेंट इक्वल्स, व्हेन टाइम इक्वल्स टाइम कांस्टेंट, हमने कहा था चार्ज स्टोर्ड ऑन द कैपेसिटर डिक्रीजेस, क्या डिक्रीजेस टू 1/e ऑफ इट्स, तो अगला जुमला लिखें जी, हाँ वोल्ट्स के हिसाब से लिखें, the what, the potential difference across the capacitor, the potential difference across the capacitor को क्या होता है, decreases to 1/e of its initial value, the potential difference across the capacitor decreases to 1/e of its initial value। यहां पे भी आप क्या लिखेंगे, I dot E, almost 1/3 of its initial value, that is almost 1/3 of its initial value जी, तो उसका 1/3 हो जाएगा। आगे जाएं जी, और एक और जुमला लिखेंगे अभी हम करंट के हिसाब से, करंट के हिसाब से क्या बोलूं, द करंट इन द, कौन सा सर्किट, इस सर्किट का नाम क्या रखा था हमने, आरसी सर्किट, क्या सीआर सर्किट या आरसी सर्किट, लिखे जी, द करंट इन द आरसी सर्किट, the current in the RC circuit decreases to क्या, 1/e of its initial, वैसे initial maximum value ये बोलना चाहिए, 1/e of its initial maximum value, that is almost 1/3 of its initial maximum value, almost 1/3 of its initial maximum value।
1/3 of its initial maximum value। जी तो भाई यहां तक अगर किसी को परेशानी है तो प्लीज हाथ खड़ा कर दीजिए। एनीवन जनाब साहब, बात समझ आ रही है? इसी बात को अब मैं दोबारा ग्राफ के ऊपर समझाने की जो है वो कोशिश करूंगा। वो ग्राफ के ऊपर इसको कैसे समझेंगे सुनिए जरा गौर से। ये आपने Q in कूलम्स एंड टाइम इन सेकेंड्स का ग्राफ, फिर यहां क्या जी V in वोल्ट्स टाइम इन सेकेंड्स का ग्राफ, एंड देयर इज दिस करंट इन एम्पेयर्स टाइम इन सेकेंड्स का ग्राफ। यू नो ग्राफ आपने कल कैसा बनाया? हेलो जी। एंड यू नो व्हाट, जब टाइम कितना हो जाएगा, जब टाइम किसके बराबर हो जाएगा, मतलब एक्स एक्सिस पे टाइम की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यू नो ये कौन सी वैल्यू है? क्यू नॉट की वैल्यू। क्यू नॉट को मैंने कितना करना है गौर से सुनिए। इधर ले तो ऑलमोस्ट ये हाफ है, थोड़ा और ले तो उधर, कैन आई से दिस इज क्यू नॉट ओवर ई। हाँ जी, मतलब अगर ये क्यू नॉट है तो यहां क्या होगा? क्यू नॉट ओवर 2 होगा। मैं क्यू नॉट ओवर 2 नहीं चाहता हूं, मैं क्यू नॉट ओवर 3, बल्कि क्यू नॉट ओवर 3 भी नहीं चाहता, मैं एग्जैक्टली क्यू नॉट ओवर 2.718 चाहता हूं, ऑलमोस्ट 1/3 चाहता हूं। तो ये ऑलमोस्ट 1/3 आ गया। दिस टाइम इज क्या? दिस टी इज टा। ये लो जी, ये है वो टाइम जिस टाइम पे क्या हो गया है, जिस टाइम पर आपका सर्किट का चार्ज 1/3 या 1/8 ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू हो गया है, या फिर आपका जो वोल्टेज है वो अपनी इनिशियल वैल्यू के V नॉट ओवर आई होप आप जब आप, वैसे तो मैं दोबारा भी आपको वो न्यूक्लियर फिजिक्स में रेडियो एक्टिविटी पढ़ाऊंगा, लेकिन आपने ओ लेवल में कहीं ना कहीं इस तरह से काम किया हुआ है कि जब आप इस इनिशियल वैल्यू को हाफ करते थे, उसके सामने टाइम को आप क्या कहते थे? T इक्वल्स T हाफ। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब क्या कहते, टी का सिंबल क्या होता था? उस टी को टी नहीं कहते थे, उस टी को टी हाफ कहते थे या हाफ लाइफ कहते थे। तो यहां इसको मैं क्या कहूं? मैंने आपको क्या बताया कि मैं इस टाइम को क्या कहूंगा? कौन सी लाइफ? नहीं, हाफ लाइफ तो नहीं, ईथ लाइफ। क्या जनाब साहब? कॉल दिस क्या जी? ईथ लाइफ। ईथ लाइफ मतलब जिसमें वो क्या हो रहा है? 1/8 ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू जितना हो गया है। मैं इसका रेफरेंस कहां से जोड़ रहा हूं बच्चों? आपने किसी जमाने में ओ लेवल में इस तरह का काम किया होगा, किसके लिए? हाफ लाइफ के लिए, कि जो भी इनिशियल पता नहीं रेडियो एक्टिविटी के नंबर ऑफ न्यूक्लियाई होते थे, या इनिशियल एक्टिविटी होती थी, या इनिशियल मास होता था, ये जो भी ड्यूरिंग दैट रेडियो एक्टिविटी का फिनोमेना डिक्रीज हो रहा था, उसकी इनिशियल वैल्यू को हम क्या करते थे? हाफ करते थे। एंड यू नो खैर बहरहाल मैं उधर से हल्का सा रेफरेंस दे रहा हूं, लेकिन जो आपको मतलब है, वैसे टर्म मैंने खुद अभी भी निकाली है, दिस इज नो टर्म, आपके सिलेबस में ऐसी कोई टर्म नहीं है ईथ लाइफ, वो वैसे वो हाफ लाइफ था, तो ये मुझे वो ईथ लाइफ रिलेट हो गया। बहरहाल कॉन्सेप्ट क्या है वो आपको समझ आ गया होगा। दिस टी इज टा। लो जी, कॉल इट क्या जी? अब एक सवाल है आपसे। सवाल ये है भाई कि अगर मैं इस सर्किट में बड़ी वैल्यू का रजिस्टर इस्तेमाल करता हूं, क्या करता हूं जी? अगर मैं इस सर्किट में रजिस्टर ऐसा, जो कि पहले मैंने क्या बोला था 10 किलो ओम्स, अगर मैं कहूं जी मैंने रजिस्टर इस्तेमाल किया 2 किलो ओम्स वाला, कैपेसिटेंस वही है, कौन सी वाली, क्या बोलते हैं, 100 माइक्रोफैरेड वाली, और रेजिस्टेंस आप ले लें कितनी? 20 नहीं, पहले 10 किलो ओम थी, अब 20 किलो ओम ले लें, डबल ले लें जी, रेजिस्टेंस में डबल कर दी। अगर रेजिस्टेंस डबल कर दूंगा, प्लीज टेल मी क्या होगा इस पूरे ग्राफ के साथ? इस पूरे ग्राफ के साथ क्या होगा? C इंटू आर क्या हो जाएगा? डबल। कम किधर होगा भाई? C इंटू आर क्या हो जाएगा? मैंने आर बोला डबल, मैंने कहा रजिस्टर बड़ा ले लें। जब आपने रजिस्टर की रेजिस्टेंस ज्यादा ले ली तो सी आर का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा?
ज्यादा हो जाएगा ना, मसलन 2 सेकंड हो जाएगा। जब ये प्रोडक्ट ज्यादा होगा तो मतलब क्या ज्यादा हो गया है? टाइम कांस्टेंट क्या हो गया सर? टाइम कांस्टेंट ज्यादा हो गया। अच्छा, टाइम कांस्टेंट ज्यादा हो गया मतलब अब ज्यादा देर बाद क्या होगा? अब चार्ज 1 ETH पर ज्यादा देर बाद जाएगा। अब चार्ज या करंट या वोल्टेज जो भी, तीनों में से कोई भी अपनी 1/3 वैल्यू पर जाने में क्या करेगा? ज्यादा टाइम लगाएगा। क्या करेगा भाई? अच्छा, तो ज्यादा टाइम लगाएगा मतलब ग्राफ किधर चला जाएगा? आई थिंक अगर मैं कहूं पहले इस टाइम पर 1 ETH हो रहा है, अब इस टाइम पर 1 ETH हो रहा है, अगर इस टाइम पर 1 ETH हो रहा है, ऐसा ग्राफ जाएगा। यू गेट दिस? हाँ जी, मतलब वो जो 1/e ऑफ दैट वैल्यू है पहले इस टाइम पर आ गई थी ना, अब अगर क्या हो गया, एक काम करें, सवाल लिखें। नहीं, सवाल लिखें। एक्सप्लेन व्हाट हैपेंस, एक्सप्लेन व्हाट हैपेंस, explain what happens if the resistance of the resistor, explain what happens if the resistance of the resistor in the discharging circuit, if the resistance of the resistor in the discharging of capacitor, in the discharging of capacitor circuit, in the discharging of capacitor circuit increases. क्या सवाल लिखा मैंने? Explain what happens if the resistance of the resistor in the discharging of capacitor circuit increases. तो मैंने क्या बोल दिया? R ज्यादा कर दिया। R के ज्यादा होने से CR क्या हो जाएगा? ज्यादा। CR के ज्यादा होने का मतलब क्या है? टाइम कांस्टेंट क्या हो जाएगा? ज्यादा। टाइम कांस्टेंट के ज्यादा होने का मतलब क्या है? चार्ज या पोटेंशियल डिफरेंस या करंट खुद को 1 ETH तक ड्रॉप करने में ज्यादा टाइम लेगा। तो जवाब लिखिए जनाब साहब। इंक्रीज इन R, इंक्रीज इन R इंक्रीजेस क्या? इंक्रीज द प्रोडक्ट ऑफ CR, इंक्रीज इन R इंक्रीजेस द प्रोडक्ट ऑफ C and R, increase in R increases the product of C and R. Which means क्या? Time constant increases, which means time constant increases, which means time constant increases. That increases the time, that increases the time for क्या? For charge, comma potential difference and क्या? And a current. That increases the time for charge, potential difference and current to drop to what? To drop to 1 ETH of its initial maximum value. That increases the time for charge, potential difference and current to drop to 1 ETH of its initial maximum value. क्या हुआ जी? R के ज्यादा होने से C और R का प्रोडक्ट ज्यादा हो गया, उसके ज्यादा होने से टाइम कांस्टेंट ज्यादा हो गया, और टाइम कांस्टेंट के ज्यादा होने से the time in which the charge or the potential difference or the current will drop to 1 ETH of its initial value क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। एक काम कीजिए, सवाल लिखिए अगला, show this on the above graph. नहीं, सर्किट जो भी, ऑफ कोर्स होल सर्किट में यही है ना, अकेला ये लगाया है, तो सबको ऐड करके करेंगे जी। क्या करें जी? शो दिस बिहेवियर ऑन द, शो दिस ऑन द अबव ग्राफ्स, शो दिस ऑन द अबव ग्राफ्स। इस कॉन्सेप्ट को अबव ग्राफ पे कैसे शो करना है? सुनेंद्र गौर से। क्यू नॉट तो चेंज नहीं हो रहा, तो क्यू नॉट ओवर ई की वैल्यू भी चेंज नहीं होगी, सिर्फ एक फर्क होगा, क्यू नॉट ओवर ई पहले इतनी देर में इतनी देर में क्या हो गया था? उधर हाफ वे पे चला गया था। अब अगर ज्यादा हो जाता है वो, तो
आई थिंक अगर आप कहते हैं सर दिस टाइम इज क्या, इफ दिस टाइम इज tau तो क्या होगा? अब आपका ग्राफ इस तरह से बेंड हो रहा है, अब आपका ग्राफ इस तरह से बेंड हो रहा है, मतलब ज्यादा टाइम लगता है अगर क्या करने में, t को tau होने में, तो ग्राफ ऐसा सा हो रहा है। If this is the new tau, then the graph is this. ठीक तो भाई, यहां तक अगर किसी को मसला है तो हाथ खड़ा कर दीजिए। What is happening? एक बात याद रखिए, इसका CR क्या है? लोअर। इसका CR क्या है? हायर। ये जो मैंने ब्लैक वाला पहले से बनाया था इसको क्या बोलिए? लोअर CR। और उसको क्या बोलूं? उसका CR का क्या सीन है? हायर CR है। CR मतलब टाइम कांस्टेंट। इस वाले का वही जुमला अगर आप यहां लिखना चाहते हो मैं यूं लिख दूंगा, लोअर टा है और इसका हायर टा है। पूरा वर्ड लिख दीजिए सर जी, इसका लोअर टाइम कांस्टेंट है और उसका हायर टाइम कांस्टेंट है। ये लो जी, यहां तक अगर किसी के पास कोई सवाल है तो बच्चों प्लीज हाथ खड़ा कर सकते हैं आप। अब उसने सवाल आपसे, उसने क्या पूछना है, ग्राफिकल पूछना है कि न्यूमेरिकल पूछना है कि थियोरेटिकल पूछना है? मैंने एक ही बात को तीनों वर्जन्स में एक्सप्लेन कर दिया है। मैंने इस कॉन्सेप्ट की इक्वेशंस क्या है वो आपके सामने है, फिर इस कॉन्सेप्ट के ग्राफ्स क्या हैं वो आपके सामने है, फिर इस कॉन्सेप्ट की थ्योरी क्या है वो तो मैंने पहले से सुनाई हुई है। किसी के पास अगर कोई भी इवन अगर क्या बोलते हैं थियोरेटिकल या न्यूमेरिकल या ग्राफिकल किस्म का कोई सवाल है तो आप हाथ खड़ा कर सकते हैं। आई विल आंसर दैट। एनीवन प्लीज जी। यहां पे जाकर अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिकेशंस मेरा ये वाला चैप्टर जो है वो खत्म होता है। एंड व्हाट यू हैव अ वर्कशीट जनाब साहब, वो वर्कशीट देता हूं। मतलब उस पेज के हेडर पे क्या लिखा है? वर्क डन बाय द बैटरी या एनर्जी प्रोवाइडेड बाय द बैटरी, वो कितनी है? वो कितनी है बच्चों? VQ है। कितनी है? VQ है। और जो नीचे आपने एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर निकाली है वो कितनी है? हाफ QV है या हाफ CV स्क्वायर है या हाफ Q स्क्वायर ओवर C है। यहां एक नोट लिखवाना चाहता हूं मैं, क्या लिखेंगे जी? यहां इस सवाल के बाद प्रॉपर नोट बनना चाहिए था, क्या? एनर्जी ट्रांसफर्ड इन द बैटरी। एक नोट लिखे जी, एनर्जी ट्रांसफर इन द बैटरी, बल्कि इसको ऐसे कहना चाहिए था, एनर्जी प्रोवाइडेड बाय द बैटरी, एनर्जी प्रोवाइडेड बाय द बैटरी एंड एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर आर व्हाट? आर डिफरेंट। Energy provided by the battery and energy stored in the capacitor are क्या जनाब साहब? Are always different. Are always क्या? Different. Because some energy is always lost in the resistance of the circuit. Because some energy is always lost in the क्या? Some energy is always lost in the resistance of the circuit. In the resistance of the circuit. क्या यहां तक किसी को परेशानी है? Anyone? लो जनाब साहब, this is question number 3. ये हो गया जी। आगे चलें बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 पे जाएं जी। यहां से जवाब स्टार्ट करेंगे जी। According to Faraday's law, Q is equal to CV. C is equal to क्या? Q over V. And you know what? आप मुझे ये जो V का फॉर्मूला बता सकते? जब हम आइसोलेटेड चार्ज की बात करते हैं, जब हम पॉइंट चार्ज की बात करते हैं, तो पॉइंट चार्ज का जो उसके सरफेस के ऊपर
पॉइंट मतलब पॉइंट चार्ज का किसी भी फासले पर पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है? के क्यू ओवर आर। तो मैं यहाँ, ये तो क्यू है, इस v की जगह क्या लिखूं? क्योंकि ये क्या ट्रीट करेंगे हम इसको? पॉइंट चार्ज के तौर पर ट्रीट करेंगे। और पॉइंट चार्जेस के वोल्टेज वाला फॉर्मूला बड़ा पुराना है, कौन सा? के क्यू ओवर आर, या बल्कि के की जगह क्या? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू ओवर आर। क्या करूं? सर ये वाला क्यू क्यू क्या कर दें? काट दें। नीचे वाली फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर उठा के किधर ले जाए? ले गए जी 4 पाई ई नॉट इंटू आर। ये लें। किसको मसला इस बात से? क्या हो रहा है बच्चों? उसने कहा था कि क्या निकालें? क्या था जी? कैपेसिटेंस निकालें, ऐसे आती है। आ गई है भाई, Q इक्वल टू सी भी था, C इक्वल टू Q ओवर V था। ये फेरेड्स लॉ है, हर किस्म के कैपेसिटर पर अप्लाई होता है। इस V की जगह के क्यू ओवर आर कब अप्लाई होता है? ये सिर्फ एक सिचुएशन में अप्लाई होता है कि जब वो क्या हो, जब वो पॉइंट चार्ज हो, या वो क्या बोलते हैं, वो स्फेरिकल किस्म का हो, जिसको अज्यूम पॉइंट चार्ज करते हैं। दो पैरेलल प्लेटें हो तो V किसके बराबर होता है? डेल्टा E, नहीं, वो E किसके बराबर होता है? डेल्टा V ओवर डेल्टा D। तो फिर डेल्टा V किसके बराबर हो? E इंटू डेल्टा D। सर जो भी है मैं नहीं समझा रहा, जो मैंने समझाना मैं आपको समझा चुका हूं। सवाल है आइसोलेटेड चार्ज के बारे में, Q आ गया, V उसका मैंने क्या लगा दिया? ये लगा दिया। तो सवाल है तो हाथ खड़ा करना हो जाएगा। आगे चलो जी, नेक्स्ट। अब वो सिंपल है, स्फीयर हैज अ रेडियस ऑफ दिस। सुनो भाई, अगर उसके रेडियस 36 है तो डिटरमिन फॉर दिस स्फीयर द कैपेसिटेंस क्या होगी? 4 पाई ई नॉट क्या होता? 8.85 इंटू 10 पावर -12। आर क्या है? 36 ओवर 100। आई थिंक आपको उसकी कैपेसिटेंस पता चल जाएगी। फिर क्या कैपेसिटेंस आ जाएगी भाई? सॉल्व करना है, सॉल्व करना है। कैपेसिटेंस निकालें, C इक्वल टू 4 पाई ई नॉट इंटू आर। 36 ओवर 100, 36 सेंटीमीटर। फिर चार्ज निकालना है, चार्ज रिक्वायर्ड टू रेज द पोटेंशियल ऑफ द स्फीयर फ्रॉम 0 to 7.0 इंटू 10 पावर 5। चार्ज और वोल्टेज गिवन है ना, Q इक्वल टू CV से हो जाएगा। आई थिंक यहां पे जाके मैं आपका लेक्चर खत्म करता हूं जनाब।